कहानी की शुरुआत होती है आज से कई साल बाद, जब बेरोजगारी और बेघर लोगों की बढ़ती संख्या ने लॉस एंजलिस को जुर्म की महामारी में धकेल दिया था। जेलें इतनी भरी हुई थी कि सरकार ने खतरनाक अपराधियों को रोकने के लिए रेड जोन बना दिए थे। फिर भी हर दिन ड्यूटी पर सैकड़ों पुलिस ऑफिसर्स मारे जा रहे थे। तब सरकार ने मर्सी कोर्ट बनाने का फैसला किया, जहां एआई सिस्टम ये जज करेगा कि किसे बरी करना है और किसे मौत की सजा। ये सिस्टम इसलिए बनाया गया क्योंकि कोर्ट में बहुत ज्यादा टाइम लगता था और अब आरोपियों का फैसला उनके जुर्म के कुछ घंटों बाद ही हो जाता। 2 साल के अंदर इस प्रोग्राम ने 18 लोगों को सजाए मौत दे दी और इससे क्राइम रेट 68% तक कम हो गया, जिससे करोड़ों टैक्स डॉलर बचे और लोगों को दोबारा से सुरक्षित महसूस होने लगा। फिर हम एक कोर्ट रूम देखते हैं जहां पर डिटेक्टिव क्रिस की आंख खुली। वो एक कुर्सी से बंधा हुआ था और उसके सामने स्क्रीन पर मर्सी प्रोग्राम का प्रमोशनल वीडियो चल रहा था। फिर अचानक एआई जज मैडॉक्स स्क्रीन पर सामने आई और उसने घोषणा की कि अब ट्रायल शुरू हो सकता है, क्योंकि क्रिस की शराब आखिरकार उतर चुकी थी। उसने बताया कि क्रिस लगभग 6 घंटे तक बेहोश रहा और साथ ही कहा कि कसम खाओ, जो कहोगे सच कहोगे। जब क्रिस ने बाइबल पर हाथ रख के कसम खाई तो मैडॉक्स ने खुलासा किया कि तुम्हारे ऊपर तुम्हारी पत्नी के कत्ल का आरोप है। बॉडी कैम फुटेज में पुलिस की एक टीम क्रिस के घर में घुसती दिख रही थी। उन्होंने उसकी पत्नी निकोल को जमीन पर खून से लथपथ पड़ा हुआ देखा और उनकी बेटी ब्रिट उसके सामने रो रही थी। निकोल को चाकू मारा गया था और जब पुलिस ने पूछा कि ये किसने किया तो उसने क्रिस का नाम लिया। ये देखकर क्रिस दहशत में आ गया। अपना नाम सुनते ही उसके होश उड़ गए। मैडॉक्स ने बताया कि निकोल को जब चाकू लगा उस वक्त घर में क्रिस के अलावा कोई दूसरा मौजूद नहीं था। अब क्रिस को लगा कि वो झूठ बोल रही है, इसीलिए उसने जब इंटरनेट सर्च किया तो उसे पता चला कि उसका नाम हर एक न्यूज चैनल पर चल गया था। न्यूज में उसकी गिरफ्तारी और मर्सी प्रोग्राम के लिए उसका समर्थन दिखाया गया। असल में क्रिस और उसकी पार्टनर जैक ने ही हत्यारे डेविड को पकड़ा था, जो मर्सी ट्रायल का पहला क्रिमिनल था। खैर, फिर मैडॉक्स ने क्रिस से पूछा कि तुम कोर्ट में क्या कहना चाहते हो, तो क्रिस ने कहा कि मैं बेकसूर हूँ। लेकिन मैडॉक्स ने सबूतों को एनालाइज करके ये नतीजा निकाला कि उसके अपराधी होने की संभावना 97.5% है। उसे बताया गया कि अगर फांसी से बचना है तो इस नंबर को 92% तक लेकर जाओ और अपनी सफाई देने के लिए उसके पास सिर्फ 90 मिनट हैं। इसके लिए उसे शहर के हर एक कैमरा, हर एक डेटाबेस का एक्सेस दे दिया गया और साथ ही वो शहर में रहने वाले किसी भी इंसान के डिवाइस को कनेक्ट कर सकता है। अगर वो हार गया तो जिस कुर्सी पर बैठा है यही उसे जबरदस्त झटका दे के मार देगी। फिर जैसे ही स्क्रीन पर टाइमर शुरू हुआ तो मैडॉक्स ने सबूत दिखाने शुरू कर दिए। उसके मुताबिक क्रिस सुबह 8:51 पर काम पर पहुंचा, लेकिन वो अपनी गाड़ी से बाहर नहीं निकला बल्कि सीधा घर चला गया। लेकिन निकोल ने दरवाजा खोलने से मना कर दिया और कहा कि जो बात करनी है अपने लॉयर से कहना, वो मुझ तक पहुंचाएगा। इस बात से गुस्सा होकर क्रिस ने कैमरा पर मुक्का मारा और फिर अपनी चाबी से दरवाजा खोल लिया। दरवाजा बंद होने से पहले निकोल ने उसे बाहर निकालने की कोशिश की थी। फिर मैडॉक्स ने फुटेज फास्ट फॉरवर्ड की और बताया कि क्रिस 26 मिनट तक घर के अंदर रहा। इसके थोड़ी देर बाद ही उनकी बेटी ब्रिट अपनी दोस्त के घर से वापस आई और जोर से चीख उठी। इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से निकोल को एक राइट हैंडेड आदमी ने चाकू मारा था। इसके गहरे घाव ने उसकी रीढ़ की हड्डी को नुकसान पहुंचाया और साथ ही उसके लिवर को छेद दिया था। सिर्फ इतना ही नहीं, क्रिस के कपड़ों पर निकोल के खून के ताजे निशान थे। अब घर से निकलने के बाद क्रिस बार में शराब पीने गया, मगर वो बार बार कह रहा था कि ये सब झूठ है। लेकिन बार की सिक्योरिटी कैमरा फुटेज में साफ दिख रहा था कि क्रिस बहुत ज्यादा नशे में डूबा हुआ था। वो कुछ पुलिस वालों से झगड़ भी रहा था क्योंकि वो उसे गिरफ्तार करने की कोशिश कर रहे थे। आखिरकार पुलिस वालों ने उस पर टेजर का भी इस्तेमाल किया, लेकिन इतना सब होने के बाद भी क्रिस रुका नहीं। वो बिल्डिंग से भागकर बाहर निकला और एक आदमी की गाड़ी चुराने की कोशिश की, लेकिन पुलिस वालों ने उस पर झपट्टा मारकर उसे गिरा दिया और वो आखिरकार बेहोश हो गया। क्रिस को इन सब बातों में से कुछ भी याद नहीं था और मैडॉक्स ने इसका पूरा दोष शराब पर डाल दिया। इस पर क्रिस ने कहा कि मैं अपनी बेटी ब्रिट से बात करना चाहता हूँ, लेकिन ट्रायल के रूल्स के हिसाब से गवाहों को सिर्फ कॉल किया जा सकता है और 18 साल से कम उम्र के लोगों को तो ये भी अलाउड नहीं है। फिलहाल ब्रिट अपने नाना नानी के घर पर थी, लेकिन रूल्स में ये भी लिखा है कि अगर किसी आदमी का मरे हुए इंसान से रिश्ता हो तो वो इंसान एक मैसेज भेजकर कॉल की रिक्वेस्ट कर सकता है। अब क्रिस ने अलग अलग तरीके से अपनी बात कहने की कोशिश की, लेकिन उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या लिखे। आखिरकार उसने मैडॉक्स से ही कहा कि ब्रिट को एक ऑटोमेटिक मैसेज भेज दो अपना।
अगर अपने बाप पर भरोसा होगा तो बात कर लेगी। रूल्स ये भी कहते थे कि आरोपी अपने स्पॉन्सर से बात कर सकता है। फिर स्क्रीन पर अल्कोहलिक्स एनोनिमस से रॉब की वीडियो चल रही थी, जहां वो क्रिस को डांट रहा था कि जब तेरा पीने का मन हो रहा था तो तूने मुझे कॉल क्यों नहीं की। असल में रॉब निकोल के साथ काम करता था और जब निकोल अपनी शिफ्ट पर नहीं पहुंची तो पुलिस को फोन भी उसी ने किया था। इसके बाद मैडॉक्स ने उन दोनों के रिश्ते की पूरी प्रोफाइल दिखाई। क्रिस और निकोल 20 साल पहले प्यार में पड़ गए थे और फिर 3 साल बाद उन्होंने शादी भी कर ली, जिसके लगभग 1 साल बाद ब्रिट पैदा हुई। उनकी जिंदगी खुशहाल चल रही थी, मगर फिर क्रिस का पार्टनर रे ड्यूटी के दौरान मारा गया, जिसके बाद क्रिस दोबारा से शराब की लत में पड़ गया। ये चीज धीरे धीरे उनके परिवार को तोड़ रही थी। आखिरकार निकोल ने तलाक के बारे में सोचना शुरू कर दिया। उसके परिवार और दोस्तों को भेजे गए मैसेजेस से पता चला कि पिछले 6 महीनों में क्रिस 57 बार अपना आपा खो चुका था। फिर एक और वीडियो में ब्रिट एक लड़के से बात करती हुई दिख रही थी, जिसे क्रिस बिल्कुल भी पहचान नहीं पाया। तब पता चला कि ब्रिट के सीक्रेट सोशल मीडिया अकाउंट थे, जहां वो अपनी पार्टी आउटफिट पोस्ट करती थी। वो अपनी दोस्त को बता रही थी कि उसकी माँ रो रही है। उसके पापा अक्सर दारू पीने के बाद गुस्से में आ जाते हैं। इसी बीच ब्रिट ने क्रिस को कॉल किया और बुरी तरह रोने लगी। क्रिस ने उसे यकीन दिलाया कि मैंने माँ को नहीं मारा, मुझे गलत गिरफ्तार किया इन्होंने। लेकिन अफसोस ब्रिट के नाना ने उससे जबरदस्ती फोन कटवा दिया। फिर मैडॉक्स ने क्रिस को याद दिलाया कि तुम्हारे पास 1 घंटा और 8 मिनट बचे हैं। फिर क्रिस ने तुरंत जैक को कॉल किया, जो अभी भी निकोल के क्राइम सीन पर काम कर रही थी। क्रिस ने स्क्रीन पर सारी केस फाइल्स को चेक किया और फिर जैक से कहा कि मुझे घर का हर एक कोना दिखाओ। अब जैक के टूर के ऊपर ही क्राइम सीन का डिजिटल रिकंस्ट्रक्शन दिखाई दे रहा था। वहाँ लिविंग रूम में जमीन पर एक टूटा हुआ वास पड़ा था, जो शायद तब टूटा जब निकोल अपने आप को बचा रही होगी। रसोई में ब्रिट के खून लगे पैरों के निशान मिले थे और दीवार पर भी खून के निशान थे, जो मारपीट की तरफ इशारा कर रहे थे। एक टूटी हुई प्लेट दिखा रही थी कि निकोल ने खुद को बचाने की कोशिश की थी और एक नाइफ सेट से एक चाकू गायब था, जिसे मर्डर के लिए इस्तेमाल किया गया था। उस चाकू पर क्रिस के फिंगरप्रिंट भी थे। इस पर उसने सफाई दी कि मेरा ही घर है भाई, मैं कुकिंग के लिए इस्तेमाल करता था उसे, सब्जियां कैसे काटूंगा। साथ ही पुलिस को कुछ बाल, स्किन और डीएनए भी मिला, जो क्रिस से बिल्कुल मैच करता था। फिर क्रिस ने निकोल के फोन रिकॉर्ड्स चेक किए, क्योंकि उसे याद था कि वो झगड़े के बाद किसी को तो टेक्स्ट कर रही थी, लेकिन उस वक्त के आसपास का कोई भी टेक्स्ट या कॉल रिकॉर्ड भी नहीं मिला। तब क्रिस ने पूछा कि उसका काम वाला फोन भी था। मैडॉक्स को ये पता नहीं था कि निकोल के पास दूसरा फोन भी है, इसीलिए उसने क्रिस के कॉल रिकॉर्ड से नंबर निकाला और उस पर फोन किया। उधर घर में जैक को कहीं से रिंगटोन सुनाई दी। वो उस आवाज का पीछा करते हुए बाहर खड़ी एक गाड़ी तक जा पहुंची। उसने गाड़ी का शीशा तोड़ दिया और निकोल के फोन को बाहर निकाला, लेकिन तब पता चला कि ये फोन तो रजिस्टर्ड ही नहीं है। इस फोन का उनके पास कोई रिकॉर्ड नहीं था। इस बरामद किए गए फोन से पता चला कि इस फोन से सिर्फ एक ही नंबर को कॉल और टेक्स्ट भेजे गए थे और वो नंबर भी इसी तरह ब्लैक मार्केट से खरीदा गया था, वो भी रजिस्टर्ड नहीं है। मैडॉक्स ने उस खुफिया नंबर पर कॉल किया, लेकिन जैसे ही सामने वाले ने उसकी आवाज सुनी उसने तुरंत फोन काट दिया। मगर इतना काफी था लोकेशन को ट्रैक करने के लिए और फिर जैक अपनी फ्लाइंग बाइक पर वहां के लिए निकल पड़ी। इंतजार करते हुए मैडॉक्स को एहसास हुआ कि क्रिस पहले से ये बात जानता था कि निकोल कुछ तो छुपा रही है और इस पर उसने बताया कि तुम्हारे अपराधी होने की परसेंटेज अब 0.1% कम हो चुकी है। उधर फोन एक होटल में मिला और कोई उसे पीछे के दरवाजे से बाहर ले जाने वाला था। अब जैक 2 और ऑफिसर्स के साथ उस बैक डोर को ब्लॉक करने के लिए दौड़ी, जहां से पैट्रिक नाम का आदमी भागने की कोशिश कर रहा था। जैसे ही उसने पुलिस को देखा वो वापस अंदर भागा और फिर चूहे बिल्ली का खेल शुरू हो गया। मैडॉक्स ने उसकी प्रोफाइल को चेक किया तो पता चला कि वो एक शेफ है जिसने अपना किराया नहीं भरा था और उसके ऊपर 2 ठगी के आरोप भी लगे थे। ऑफिसर्स ने पैट्रिक का होटल के अंदर पीछा किया, लेकिन वो ऐसे इलाके में घुस गया जहां पर कैमरा नहीं थे और फिर उन्हें चकमा देने में कामयाब हो गया। लेकिन फिर जैक ने एक ड्रोन भेजा जिसने पैट्रिक को छत पर ढूंढ लिया और ऑफिसर तुरंत उसके पीछे पहुंच गए। आखिरकार उन्होंने उसे धर दबोचा। अब पैट्रिक ने दावा किया कि मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो सिर्फ इसलिए भागा क्योंकि मैं डर गया था, पुलिस वालों पे भरोसा नहीं है मुझे, तुम क्या पता क्या इल्जाम लगा दो। क्रिस हैरान था कि निकोल ऐसे आदमी के साथ क्या कर रही थी। इस पर पैट्रिक ने कहा कि मैंने निकोल को वो सब कुछ दिया जो क्रिस नहीं दे पाया था। उसने माना कि मेरा निकोल के साथ रिश्ता था, हम कुछ डेट्स पर भी गए थे, लेकिन बात कभी ज्यादा आगे नहीं बढ़ी। निकोल प्राइवेट बात करना चाहती थी, इसीलिए उसने इन अनरजिस्टर्ड फोन्स का इस्तेमाल किया। जल्द ही मैडॉक्स को उन डेट्स की फुटेज मिल गई जो इस कहानी को कंफर्म करती थी।
पैट्रिक ने कहा कि मैं तो पूरा दिन काम पर था और सिक्योरिटी कैमरास की फुटेज ने भी इस बात को सच साबित किया, इसीलिए वो किलर नहीं हो सकता। फिर भी जैक ने उसे पुलिस से भागने के लिए अरेस्ट कर लिया। अब सिर्फ 53 मिनट बचे थे और पैट्रिक के बेगुनाह साबित होने की वजह से क्रिस के आरोपी होने की प्रोबेबिलिटी 98% हो चुकी थी, क्योंकि अब तो निकोल उस पर चीट कर रही थी। तो उसकी पत्नी ने उसे धोखा दिया, ये मोटिव है अब उसके पास उसे मारने का। तब मैडॉक्स ने और फुटेज सर्च की और कुछ वक्त पहले निकोल ने क्रिस को गैराज में पीते हुए पकड़ा था, जिस पर उसने बहुत गुस्से में रिएक्ट किया। इससे क्रिस को भी एहसास हुआ कि वो दारू पी के कितना गुस्सा करता था। इसके बाद उसने एक ग्रुप ज्वाइन किया जहां वो रॉब से मिला, जिसने कुछ समय तक उसे सोबर रहने में मदद की। लेकिन रे को खोना उसके लिए बहुत बड़ा झटका था। एक और वीडियो में हम देखते हैं कि रे और क्रिस पुलिस कार में बैठे थे और एक अपराधी के पास जाने की तैयारी कर रहे थे। तभी क्रिस को निकोल का कॉल आ गया तो रे ने कहा कि तू बात कर ले और फिर अकेला बाहर निकल गया। बदकिस्मती से उस क्रिमिनल ने रे पर गोली चला दी और फिर अपनी गाड़ी से पुलिस कार में टक्कर मारकर उसे कुचल दिया। क्रिस ने तुरंत रे को वापस गाड़ी में बैठाया और हॉस्पिटल ले जाने का वादा किया, लेकिन साथ ही वो क्रिमिनल का पीछा भी करता रहा। उसने अपनी कार से उस आदमी की गाड़ी को जोर से टक्कर मारी, जिससे वो पलटकर क्रैश हो गई। मगर इस दौरान रे अपनी चोटों की वजह से मर गया। क्रिस ने उस आदमी का पीछा जारी रखा और उसे पानी के पास घेर कर गिरफ्तार किया, लेकिन बाद में उसे बाइज्जत बरी कर दिया गया। इस बात का क्रिस को बहुत गहरा पछतावा था कि जब मौका मिला था तो उसने उसे गोली क्यों नहीं मारी। खैर, मैडॉक्स को इन सब बातों में कोई दिलचस्पी नहीं थी और उसने क्रिस से कहा कि अपने केस को बचाने की कोशिश करो, इस पर ध्यान दो अभी। क्रिस ने बताया कि जैसे ही मैं काम पर पहुंचा तो मैंने देखा कि गाड़ी में रखी हुई दारू की बोतल गायब है और उसे तुरंत समझ आ गया कि निकोल ने ढूंढ ली होगी वो, इसीलिए मैं सीधा घर पे गया था। घर में दोनों के बीच में तेज बहस हुई थी और गुस्से में मैंने वो वास तोड़ दिया था जो निकोल को बहुत पसंद था। वास के टूटे हुए टुकड़ों से निकोल को चोट लग गई, इसी वजह से उसके कपड़ों पे थोड़ा सा खून मिला था, लेकिन उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ भी याद नहीं है। अब वो खुद सोचने लगा कि कहीं उसने ही निकोल को मार तो नहीं दिया। मैडॉक्स ने उसे याद दिलाया कि तुम्हारे पास सिर्फ 43 मिनट बचे हैं, तुम्हारे पास सारे टूल्स अवेलेबल हैं, पता लगाना है तो लगाओ ना। अब क्रिस ने जेल में बंद पैट्रिक को कॉल किया और पूछा कि क्या निकोल किसी टेंशन में थी। तब पैट्रिक ने बताया कि ऑफिस में उस पर काफी प्रेशर था, क्योंकि कुछ केमिकल्स गायब हो गए थे और उसे अपने ही कोवर्कर्स पर नजर रखनी पड़ रही थी। ये सुनते ही क्रिस को लगा कि शायद क्रिमिनल निकोल के ऑफिस से हो सकता है, लेकिन मैडॉक्स ने बताया कि संडे की बारबेक्यू पार्टी के बाद उनमें से कोई भी उनके एरिया में नहीं देखा गया। फिर क्रिस ने जैक को वाइकिंग शिपिंग डिपो भेजा। वो वही कंपनी थी जहां निकोल काम करती थी। इंतजार करते हुए क्रिस उस बारबेक्यू पार्टी की क्लिप्स देखने लगा ताकि निकोल के कोवर्कर्स को पहचान सके। मैडॉक्स ने कहा कि उन सबके पास कोई ना कोई था जो ये गारंटी ले सके कि हाँ, मर्डर के टाइम पर ये आदमी हमारे साथ ही था। फिर क्रिस ने अपने पड़ोसी के कैमरा की फुटेज को चेक करने को कहा, लेकिन उसमें कुछ खराबी आ गई थी और फुटेज अब दोबारा से निकाली जा रही थी। फिर उसने बारबेक्यू में कार से आए लोगों की फुटेज को देखा और उसने नोटिस किया कि रॉब की गाड़ी में 3 एक्स्ट्रा लोग थे। क्रिस ने रॉब को फोन करके पूछा कि उसने किसको लिफ्ट दी थी। रॉब ने उनके नाम बताए और कहा कि वो लोग मेरे साथ वापस नहीं आए, लेकिन कल किसी ने भी काम से छुट्टी नहीं ली। अब बेचैन होकर क्रिस ने ब्रेट का कल रात वाला वीडियो दोबारा देखा और टाइम स्टैम्प्स चेक की। ब्रेट की वीडियो उस वक्त की थी जब क्रिस ऑफिस में था, इसीलिए वो निकोल को रुलाने के लिए घर पर हो ही नहीं सकता। अब ब्रेट की गवाही जरूरी हो गई थी, इसलिए मैडॉक्स ने उसे कॉल करने की परमिशन दे दी। ब्रेट गुस्से में थी क्योंकि उसने क्रिस की गिरफ्तारी वाली वीडियो देख ली थी और उसे पता चल गया था कि वो छुपकर फिर से पीने लगा है। इंटरनेट पर सब लोग क्रिस को गिल्टी मान रहे थे और ब्रेट भी सोचने लगी कि यही सच है। उसके नाना उसे फोन काटने को कह रहे थे, लेकिन मैडॉक्स ने मना किया क्योंकि ये ट्रायल का एक हिस्सा है। क्रिस ने ब्रेट से पूछा कि कल रात तुमने क्या सुना था। ब्रेट ने बताया कि मैंने मम्मी को रोते हुए सुना और घर के अंदर अजीब सी आवाजें भी आ रही थी। उसके सोशल मीडिया पर एक वीडियो थी जिसमें वो उन आवाजों को ढूंढते हुए घर में घूम रही थी और तब क्रिस ने देखा कि बेसमेंट का दरवाजा खुला हुआ था। वो दरवाजा आम तौर पर कभी नहीं खुलता। इस पर ब्रेट ने कहा कि वो कल रात बेसमेंट में गई ही नहीं थी। फिर क्रिस ने मैडॉक्स से तुरंत इमेज क्लियर करने को कहा और तब उन्हें दरवाजे पर एक हाथ नजर आया। इसका मतलब ये था कि बारबेक्यू का एक मेहमान पार्टी के बाद गया ही नहीं था और 2 दिन से बेसमेंट में छुपा हुआ था। उस रहस्यमयी आदमी को पहचानने के लिए उन्होंने निकोल की कंपनी के सर्वर चेक किए।
ईमेल्स देखते हुए क्रिस को पता चला कि कोई तो नकली स्टॉक रिकॉर्ड्स बना रहा था ताकि पिछले 6 महीनों में गायब हुए 300 किलो केमिकल्स को छुपाया जा सके। वो केमिकल यूरा ग्रेन्युलस था जो फर्टिलाइजर और डर्मेटोलॉजिकल प्रोडक्ट था। वो रेड जोन्स में कुछ बेहद खतरनाक गैर कानूनी चीजें बनाने में काम आता था। फिर क्रिस ने देखा कि एक ईमेल में निकोल को डॉक्स पर मिलने को कहा गया था, इसलिए क्रिस ने उस मीटिंग का सिक्योरिटी फुटेज निकाला। फुटेज में निकोल को होल्ट के साथ बहस करते हुए देखा गया, जहां होल्ट कह रहा था कि पुलिस के पास मत जाना, मुझे कुछ और दिन दे दो, मैं सब सही कर दूंगा। मगर निकोल ने मना कर दिया क्योंकि उसकी अपनी नौकरी दांव पर लगी हुई थी और गुस्से में होल्ट अपना सामान इधर उधर फेंकने लगा। फिर होल्ट के ईमेल्स देखते हुए क्रिस को पता चला कि वो सट्टा लगाने का शौकीन था। जब उसने उसका अकाउंट चेक किया तो सामने आया कि वो कर्जे में डूबा पड़ा है और रॉब बार बार उसकी मदद करके उसे बचाता था। इस खुलासे से क्रिस की गिल्ट प्रोबेबिलिटी घटकर 94.7% हो गई। फिर क्रिस ने रॉब को फोन किया, लेकिन फोन होल्ट ने उठाया। उसने क्रिस से कहा कि रॉब पता नहीं अपना फोन छोड़ के कहाँ चला गया, मैं उसे ढूंढ के लाता हूँ। इंतजार करते वक्त मैडॉक्स ने मर्डर के वक्त होल्ट की लोकेशन ट्रैक करने की कोशिश की, लेकिन कुछ हाथ नहीं लगा। अब क्रिस ने उसे पड़ोसी के कैमरे की फुटेज दोबारा चेक करने को कहा। इस बार झाड़ियों में कुछ हिलता हुआ दिखा, लेकिन फुटेज अभी पूरी तरह अपलोड नहीं हुई थी। थोड़ी देर बाद होल्ट वापस फोन पर आया और बोला कि उसे रॉब कहीं नहीं मिला। क्रिस ने उस पर केमिकल्स चुराने का इल्जाम लगाया। तब होल्ट ने सच बताया कि असल में चोरी रॉब कर रहा था। होल्ट को लगता था कि वो रॉब का एहसानमंद है, इसीलिए उसने निकोल के मामले में भी उसकी मदद करने की कोशिश की। अब वो खुद उसे ढूंढ नहीं पा रहा था। फिर एक कोवर्कर ने बताया कि रॉब एक ट्रक लेकर निकला था। होल्ट ने यह भी बताया कि रॉब कल काम पर नहीं आया था और आखिरी बार उसे बारबेक्यू में देखा गया था। उस दिन रॉब ने मुझसे कहा था कि मैं बाकी लोगों को अपनी कार में लिफ्ट दे दूं, जबकि वो खुद थोड़ी देर और रुकेगा। फिर मैडॉक्स ने मिसिंग ट्रक को ट्रैक कर लिया और क्रिस ने जैक को उसके पीछे भेजा, क्योंकि उसे याद था कि रॉब के पास बंदूक का लाइसेंस है। इसी दौरान पड़ोसी के कैमरे की फुटेज फाइनली अपलोड हो गई और उन्होंने देखा कि रॉब पड़ोसी की कार के ट्रंक से बाहर निकल रहा था। फिर भी क्रिस के गुनहगार होने की प्रोबेबिलिटी सिर्फ 93.4% तक आई। इस बात से वो बहुत गुस्सा हुआ। उसने मैडॉक्स से बहस करनी शुरू की और उसके इतने गहरे सवालों की वजह से मैडॉक्स थोड़ी देर के लिए ग्लिच करने लगा। खैर अब सिर्फ 19 मिनट बचे थे। क्रिस ने जंगल में रहने वाले अपने कुछ दोस्तों से कांटेक्ट किया और उन्हें रॉब की बंदूकों के बारे में बताया। अब जैक और उसकी टीम ने रॉब के घर को घेर लिया और अंदर घुस गए, लेकिन वो कहीं नहीं मिला। क्रिस ने देखा कि बाहर ट्रक खड़ा ही नहीं है। तब उसे समझ आया कि रॉब ट्रैकर निकाल कर ट्रक को घर पर ही छोड़ गया और वो खुद कहीं और ही निकल चुका था। फिर मैडॉक्स ने पूरे शहर में ट्रक को ढूंढा, लेकिन लाइसेंस प्लेट नहीं मिली, मतलब रॉब ने उन्हें भी उतार दिया था। अब क्रिस ने जैक से वाइकिंग शिपिंग कंपनी के ट्रक के लिए अलर्ट जारी करने को कहा। रॉब के घर में पुलिस को एक टूटी हुई तस्वीर मिली, जिसके फटे हुए कोने पर एक हाथ नजर आ रहा था। असल में रॉब बचपन में एक चिल्ड्रंस होम में पला बड़ा था और उसके रिकॉर्ड्स एक डेटा हैक में खो गए थे। इसीलिए मैडॉक्स को असली फोटो ऑनलाइन ढूंढने में वक्त लगने लगा। बाद में गैराज के अंदर पुलिस को केमिकल्स और जले हुए सबूत मिले। औजार देखकर समझ आया कि रॉब केमिकल्स को बेच नहीं रहा था, बल्कि उनसे बहुत खतरनाक चीजें बना रहा था। ट्रक की नंबर प्लेट्स भी वहीं पर मिली, साथ ही एक किताब जो केमिकल से बम बनाने का तरीका सिखाती थी। अगर रॉब ने बम बना ही लिया है तो ये पता लगाना जरूरी था कि टारगेट है कौन। तभी कैमरा ने ट्रक को शहर की सड़क पर बहुत तेजी से डाउनटाउन की तरफ जाते हुए पकड़ लिया। उसी वक्त मैडॉक्स को पुरानी तस्वीर का दूसरा हिस्सा मिल गया और पता चला कि उसमें जो दूसरा लड़का था वो डेविड था, वही पहला क्रिमिनल जिसे मर्सी ने मारा था। डेविड और रॉब भाई थे, लेकिन फिर एक परिवार ने सिर्फ रॉब को गोद ले लिया और बाद में उसका सरनेम भी बदल गया। डेविड की मौत के बाद रॉब ने ही क्रिस से दोस्ती की थी, मतलब ये कि सब कुछ उसकी प्लानिंग का हिस्सा था। क्रिस को समझ आ गया कि रॉब बदला लेना चाहता है और बम लेकर वो सीधा कोर्ट रूम की तरफ आ रहा था। तभी एक ड्रोन ट्रक के इतना करीब पहुंच गया कि ये कंफर्म हो गया स्टीयरिंग पर रॉब ही बैठा है। ट्रक चलाते वक्त रॉब किसी के साथ बात कर रहा था जो उसके साथ वाली सीट पर बैठा था, लेकिन कैमरा में पैसेंजर दिख नहीं रहा था। शक बढ़ने लगा तो क्रिस ने तुरंत ब्रिट को कॉल किया, लेकिन फोन ब्रिट के नाना ने उठाया। उन्होंने बताया कि ब्रिट तो सैर करने के लिए पास वाले पार्क में गई है। अब क्रिस ने तुरंत अपने इन लॉज के सिक्योरिटी कैमरास को चेक किया और वो ये देखकर सन्न रह गया क्योंकि रॉब ने ब्रिट को किडनैप कर लिया था। इसी दौरान रॉब के गैराज में पुलिस को एक टाइमर मिला।
सब तुरंत भागने लगे और ज्यादातर ऑफिसर्स घर से बाहर निकलने में कामयाब भी हो गए। तभी एक जबरदस्त धमाका हुआ और पूरा घर उड़ गया। कई ऑफिसर अंदर ही जल गए। क्रिस ने घबरा कर जैक को कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। असल में गैराज वाले बम में सिर्फ थोड़ा सा ही केमिकल यूज हुआ था, इसलिए मैडॉक्स ने हिसाब लगाया कि ट्रक में बाकी सारा मटेरियल मौजूद है, मतलब कि अगर वो फटा तो पूरा शहर तबाह हो सकता है। तभी जैक का कॉल आया। वो बिल्कुल ठीक थी और ट्रक का पीछा करने को पूरी तरह तैयार। इसी के साथ क्रिस की मर्डर प्रोबेबिलिटी 0% पर चली गई। अब मैडॉक्स ट्रायल को रोकना चाहती थी, लेकिन क्रिस ने मना कर दिया क्योंकि उसे सिस्टम का एक्सेस चाहिए था ताकि वो रॉब को रोक सके। मैडॉक्स ने याद दिलाया कि सिर्फ 9 मिनट बचे हैं, उसके बाद कुर्सी उसे मार भी सकती है। लेकिन क्रिस को अपनी जान की परवाह नहीं थी, वो बस शहर को बचाना चाहता था। उसकी ये भावनाएं देखकर मैडॉक्स एआई ग्लिच करने लगी। तब क्रिस ने उसे समझाया कि वो दोनों मिलकर शहर को बचाने के लिए काम कर सकते हैं। आखिरकार मैडॉक्स मान गई और ट्रायल शुरू कर दिया। अब पुलिस की गाड़ियां ट्रक का पीछा कर रही थी। कई बार उन्होंने रास्ता ब्लॉक करने की कोशिश की, लेकिन रॉब हर बार बचकर निकल जाता। न्यूज चैनल्स भी इस चेज को रिकॉर्ड कर रहे थे। जल्द ही रॉब और तेज गाड़ी भगाने लगा और बीच बीच में वो आम लोगों की गाड़ियों से भी टकरा रहा था। एक पुलिस की गाड़ी तो सीधा एक स्टोर में जा घुसी। कुछ देर बाद जब ट्रक ब्रिज पर पहुंच गया तो एक स्वॉट हेलीकॉप्टर ने अपने एजेंट को तुरंत नीचे उतारने की कोशिश की और पुलिस कार्स ने उसे दोबारा ब्लॉक करना चाहा, लेकिन रॉब ने उन्हें भी जोर से टक्कर मारकर हटा दिया। इधर एजेंट को लैंड करने की जगह नहीं मिली। आखिरकार जैक को मजबूरन ऑर्डर देना पड़ा कि रॉब को गोली मार दी जाए। चाहे ब्रिट भी ट्रक के अंदर है, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। क्रिस ने कहा कि तुम ऐसा नहीं कर सकती, लेकिन जैक ने उसे नजरअंदाज किया। इधर मैडॉक्स ने भी माना कि यही बेस्ट प्लान है। फिर एक रिमोट कंट्रोल कार में बम लगाकर ट्रक के नीचे भेजा गया, लेकिन बदकिस्मती से कनेक्शन फेल हो गया और ब्लास्ट नहीं हुआ। क्रिस को शक हुआ कि कहीं मैडॉक्स ने उसे हैक तो नहीं किया, लेकिन मैडॉक्स ने कोई जवाब नहीं दिया। अब सिर्फ 4 मिनट बचे थे तो मैडॉक्स ने तुरंत इलाका खाली करने का अलर्ट भेज दिया। फिर क्रिस ने जैक से कहा कि ट्रक के आगे आगे उड़ो। उसने देखा कि ब्रिट मदद की भीख मांग रही थी, जबकि वो रॉब को समझाने की कोशिश कर रहा था। गुस्से में रॉब चिल्लाया कि डेविड बेगुनाह था, लेकिन जैसे ही वो कुछ और कहने वाला था, जैक ने फायरिंग शुरू कर दी, मगर इससे उसका कंट्रोल हिल गया और वो बाइक से गिर पड़ी। इधर ट्रक सीधा कोर्ट बिल्डिंग में जा टकराया। उसी वक्त समय खत्म हुआ और चेयर एक्टिव होने लगी। मैडॉक्स का सिस्टम पावर कट होने की वजह से स्पेयर बैटरी पर चल रहा था, इसीलिए वो तुरंत काम नहीं कर पाई। फिर लॉबी में रॉब ने ब्रिट को ढाल बनाकर जो भी गार्ड उसके सामने आए उन पर गोलियां चलाई। अब आखिरी 10 सेकंड बचे थे और तभी चेयर एक्टिवेट होने लगी। क्रिस मदद के लिए चीखने लगा। उसी पल मैडॉक्स वापस ऑनलाइन आ गई और उसने ऐन वक्त पर ट्रायल को रोक दिया। इसके बाद क्रिस एलिवेटर से लॉबी में पहुंचा। उसने एक मरे हुए गार्ड की वेस्ट उठाई और पहन ली। फिर उसने मैडॉक्स से कहा कि डेविड के बारे में पूरी जानकारी निकालो। इधर वो रॉब को शांत करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन रॉब ने अचानक से डेटोनेटर निकाल लिया। जैसे ही वो बटन दबाने वाला था, अचानक मैडॉक्स एक स्क्रीन पर सामने आई और उसने रॉब को मौका दिया कि वो अपने भाई का नाम साफ कर सके। तभी रॉब ने कसम खाकर कहा कि मर्डर के वक्त वो डेविड से फोन पर बात कर रहा था, लेकिन मैडॉक्स ने तुरंत जवाब दिया कि जब डेविड लाश के पास मिला था तब उसके पास कोई फोन नहीं था। तभी रॉब और मैडॉक्स के बीच में तेज बहस शुरू हो गई। इसी बीच ब्रिट ने हिम्मत करते हुए रॉब के हाथ पर जोर से काट लिया और खुद को छुड़ाने की कोशिश की। मौका मिलते ही क्रिस रॉब पर झपट पड़ा और दोनों डेटोनेटर के लिए झगड़ने लगे। रॉब लगातार अपनी बंदूक से फायरिंग करता रहा, लेकिन क्रिस ने लड़ाई के दौरान डेटोनेटर की कुछ तारें खींचकर उसे डिसेबल कर दिया। फिर उसने जोर से लात मार कर बंदूक रॉब के हाथ से गिरा दी। अब क्रिस ने तुरंत बंदूक उठाई और रॉब पर तान दी। उसकी आंखों में गुस्सा था, निकोल का बदला लेने की बेचैनी थी, लेकिन ब्रिट रोते हुए उसे रोकने लगी और कहने लगी कि प्लीज ऐसा मत करो पापा। क्रिस एक पल के लिए रुक गया। उसी पल रॉब दोबारा से चिल्लाया कि मैं मर्डर के वक्त उसके साथ फोन पर था और उसने पुलिस चौकी में कॉल भी की थी। लेकिन तभी अचानक जैक ने गोली चला दी और वो सीधा रॉब को लगी। क्रिस ने तुरंत जैक को रोका कि कहीं वो दोबारा फायर करके उसे खत्म ना कर दे। इधर जमीन पर पड़ा रॉब हिचकिचाते हुए बोला कि उसने पुलिस थाने में एक औरत से बात की थी जिसने वादा किया था कि वो डेविड की कॉल हिस्ट्री चेक करेगी। मतलब जिसने भी डेविड को अरेस्ट किया वो सच जानता था। अब मैडॉक्स ने तुरंत पुलिस स्टेशन के कॉल रिकॉर्ड्स चेक किए और ये कंफर्म किया कि किसी ने रॉब की हिस्ट्री देखी तो थी और डेविड के साथ वो कॉल पर था।
तभी क्रिस को अचानक याद आया कि डेविड को अरेस्ट करने वाली ऑफिसर तो जैक ही थी। उसने गुस्से में जैक से सच पूछा मगर वो चुप रही, लेकिन मैडॉक्स अब उसकी हिस्ट्री स्कैन कर रही थी। तब ये खुलासा होता है कि डेविड का फोन एविडेंस बॉक्स में था, लेकिन जैक ने उसे वहां से निकालकर नदी में फेंक दिया था। आखिरकार जैक ने ये कबूल कर लिया कि मैंने ही ये सब कुछ किया था। उसका कहना था कि वो पब्लिक को दिखाना चाहती थी कि मर्सी सिस्टम काम करता है और शहर को सुरक्षित रखना जरूरी है। इस पर क्रिस ने कहा कि शहर को सिर्फ सुरक्षा नहीं, इंसाफ भी चाहिए। फिर उसने बाकी ऑफिसर्स को ऑर्डर दिया कि जैक को अरेस्ट किया जाए। आखिरकार सब कुछ खत्म होने के बाद क्रिस भागते हुए अपनी बेटी के पास गया और उसे गले लगा लिया। दूसरी तरफ मैडॉक्स को एहसास हुआ कि उसने एक बेगुनाह आदमी की जान ले ली थी। वो खुद से पूछने लगी कि उसने ये क्या कर दिया। तब क्रिस ने शांत आवाज में कहा कि इंसानों की तरह एआई भी गलती कर सकती है और तुम्हें भी अपनी गलती से सीखना चाहिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में।